हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीयूटी का 2024 का अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर। आज हम सॉल्व करेंगे सो दैट कि आपको पता लग जाए कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम कैसे आ सकता है। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो टोटल जो मार्क्स आपको टोटल मार्क्स का जो एग्जाम आना है वो आपको 200 मार्क्स का आएगा, जिसमें से टोटल 50 क्वेश्चंस आपको आएंगे और आपको कितने सॉल्व करने हैं उसमें से। टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे और आपको सॉल्व कितने करने हैं उसमें से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फाइन। सो उसके बाद जो एक सिंगल क्वेश्चन रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा और उसके अगेंस्ट एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क की सर। फाइन। सो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और सिंगल 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आप कुछ गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Anshu and Nitu are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted Jyoti as a new partner for the 3/10 share, which she acquired 2/10 from the Anshu and 1/10 from the Nitu. Calculate the new profit sharing ratio of the Anshu, Nitu and Jyoti, sir. अगर इस तरह के क्वेश्चन आए ना जिसमें उन्होंने न्यू पीएसआर निकालनी होती है तो परसेंटेज में लिख लिया करो। जैसे फॉर एग्जांपल ए और एन है ना, जैसे 3:2 की रेशियो है तो 3:2 को लिखने की बजाय मैं इसको 60% और 40% भी लिख सकता हूँ। जो न्यू पार्टनर एडमिट की है उन्होंने न्यू पार्टनर एडमिट किसके लिए की है? 3/10। 3/10 दैट मीन 30% हो गया ना। तो 30 उसने 20% कहाँ से ली है? एक पार्टनर से लिए, 20 दूसरे से लिए। सो 20 इसने सेक्रीफाइस कर दिया, 10 इसने सेक्रीफाइस कर दिया, इसका कितना रह गया? 40। इसका कितना रह गया? 30। 40 माइनस 10 सर। ओके, 30 उसका आया तो न्यू प्रॉफिट रेशियो कितनी आ गई? 4:3:3। अब अपने जो क्लास में करते हैं जो लॉन्ग कट वगैरह वो भी यूज कर सकते हैं अगर थोड़ा शॉर्टकट मारना, न्यू पीएसआर निकालनी है। सो सिंपल परसेंटेज थी, सिंपल क्वेश्चन था, विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट सर। ठीक है, आगे चलते हैं सर। पूछ रहे हैं जर्नल एंट्री बताओ सर। द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल when a new partner brings his share in the goodwill in the cash, one of the old partner gains and involves the following sir। जब कोई पार्टनर लेके आता है गुडविल का पैसा तो एक पार्टनर को गेन हो रहा है, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है ना उससे पैसा लिया जाता है, उसकी पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो गई। जो सेक्रीफाइस कर रहा है सिर्फ उसको पैसा मिलता है, उसकी जो क्रेडिट हो गई। सो उसकी जो गेन हो रहा है उसको पैसा, जो गेन हो रहा है उससे पैसा लिया जाएगा, गुडविल का पैसा उसके पार्टनर कैपिटल डेबिट होगी। जो प्रीमियम पैसा लेके आते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम की एंट्री पड़ती है, फिर प्रीमियम हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं। ओके, प्रीमियम भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का क्रेडिट होगा, ऑफ कोर्स जिसने सेक्रीफाइस किया उसको पैसा मिलेगा, उसकी कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी। सो गेनिंग पार्टनर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो डेबिट होगा ना कि क्रेडिट होगा सर, तो ये नहीं होगा सर। तो आंसर विल बी ए, बी एंड सी सर। फाइन। सो आंसर वुड बी 2 सर। उसके बाद शुरू आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वो पूछ रहे हैं कि ड्राइंग्स लिए हैं पार्टनर्स ने तो कितने मंथ्स का ब्याज कैलकुलेट होगा अगर सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग होती है पार्टनर की और सेम पैटर्न फॉलो होता है, जैसे कि हर मंथ की शुरुआत में वो ड्राइंग कर रहा है या मंथ के बीचों बीच कर रहा है या मंथ के एंड में कर रहा है ना, सेम अमाउंट है। अगर अमाउंट सेम हो और टाइम जो टेन्योर है वो सेम हो तो कोई फॉर्मूला बनाया जा सकता है जिससे हम वो कैन, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट for each and every month, for each and every drawing, you can use that particular formula for the number of months as well। Fine। So देखते हैं सर इसको कैसे करना है। तो आप क्या करा करो, जो भी कहना जैसे भी वो पैटर्न गिवन होगा तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग सर। फाइन। तो उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, उतने मंथ्स का ब्याज कैलकुलेट कर दो, दैट विल बी फाइन सर। सो उदाहरण तौर पे आपने बुक्स में किया होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बहुत इजी रहता है सर। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ जैसे हर एक मंथ की शुरुआत में वो ड्राइंग कर रहा है तो फर्स्ट ड्राइंग उसकी 1 अप्रैल को हुई होगी ना सर, तो फर्स्ट ड्राइंग उसकी 1 अप्रैल को हुई है, दैट मीन्स उसने कितने महीने पैसा यूज किया होगा? उसने वो जो पैसा यूज किया होगा वो यूज किया होगा उसने 12 मंथ सर। फाइन। जो लास्ट ड्राइंग उसने की है वो की होगी उसने 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक लास्ट जो ड्राइंग है उसने कितने मंथ्स पैसे यूज किए? उसने 1 मंथ पैसे यूज किए। दैट मीन्स तो कितना हो गया ये? 12 + 1 13, 13/2 कितना हो गया सर? ये 6.5 सर। फाइन। सो दैट मीन्स बिगिनिंग वाला क्या हो गया? 6.5।
तो कुल मिला के सी वाला 2 होगा, या इधर दिस होगा और दिस होगा। तो एक और करके देख लेते हैं, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर लेते हैं, या एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वाला करके देख लेते हैं, एट द एंड ऑफ द ईच हाफ ईयर। तो हाफ ईयर के बाद ड्राइंग हो रही है, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग हुई है 30 सितंबर को, उसने जो पैसा यूज किया होगा वो 6 मंथ्स के लिए यूज किया होगा। तो जो लास्ट ड्राइंग हुई है वो 31 मार्च को हुई है, 31 मार्च से 31 मार्च, दैट मीन्स 0 मंथ सर। तो 6 मंथ्स के लिए पैसा यूज किया, 6/2 कितना आ गया, 3 मंथ्स। तो ये 3 मंथ्स का होगा सर। फाइन, तो ए का 4 हो गया सर। तो ए का 4 क्या है, तो जाहिर सी की बात है कि दिस इज द आंसर सर। वैसे एक का तो और भी करके देख लो, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यानी कि 4 क्वार्टर होते हैं, पहली ड्राइंग कब हुई होगी, 1 अप्रैल को सर। फाइन, अगली ड्राइंग कब हुई होगी, 1 जुलाई को। अगली ड्राइंग कब हुई होगी, 1/10 को। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर्स होते हैं साल में, 1 जनवरी को। तो पहली जो ड्राइंग हुई है 1/4 को, वो कितने मंथ्स पैसा यूज किए, 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब की है उसने, 1 जनवरी को, कितने मंथ्स पैसा यूज किए, टिल 31 मार्च, 3 मंथ्स पैसा यूज किया। तो 12 + 3 15, 15 × 2 कितना हो गया, वो 7.5। फाइन, तो दैट विल बी 7.5। कौन सा हो गया ये, एट द बिगिनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर सर। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, दैट मीन्स बी का थर्ड हो गया, बी का थर्ड हो गया। फाइन, सो दैट इज द वे यू कैन फाइंड आउट द number of months for which the drawing interest on drawings can be calculated sir, provided by condition सेम होनी चाहिए। अगर आपकी ड्राइंग की अमाउंट अलग अलग है, और अगर आपका जो पैटर्न है ड्राइंग करने का उसका वेरिएशन है वो सेम नहीं है, तो फिर फॉर्मूला नहीं होगा, यूज होगा। तो उसके लिए अकेले अकेले ड्राइंग्स की अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिस मंथ्स के लिए उतना पैसा यूज किए। ये तभी एप्लीकेबल होगा जिसमें अमाउंट सेम हो, तो क्या नाम है अपना, जो पैटर्न है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कविता एंड ललिता। Kavita and Lalita are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They decided to admit the Mohan for the 1/4 share in the future profits with a guaranteed amount of 25,000. उसको गारंटी दी है कि भाई तुम्हें 25,000 रुपए देंगे, तो आके हमारे साथ पार्टनरशिप ज्वाइन कर ले सर। फाइन, तो के एंड ललिता, कविता एंड ललिता कितना आएगा, उसका रेशियो 2:1। कौन एडमिट हुआ है, मोहन। मोहन किसके लिए एडमिट हुआ है, 1/4 के लिए एडमिट हुआ है। उसको 25,000 की गारंटी दी है। ठीक है, इसमें क्या है, हमें ना एक तो ओल्ड रेशो गिवन है, हमें ये नहीं पता कि जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है कि कितने कितना सेक्रीफाइस किया है। अगर हमें यही नहीं पता कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो न्यू पीएसआर कैसे निकलेगी सर। तो अगर कुछ नहीं गिवन होता तो हम एज्यूम करते हैं कि जो ओल्ड पीएसआर है उसी रेशो में सेक्रीफाइस की है। अगर ओल्ड पीएसआर सेम हो और जिस रेशियो, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि वही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो ऑब्वियसली न्यू भी सेम आएगा। तो जिसके पास जितना पैसा उसने उतना सेक्रीफाइस कर दिया, जिसके पास कम था उसने कम सेक्रीफाइस कर दिया, तो उसने जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो वही निकल के आता है ना। उसके बाद तो दैट मीन्स कि इनकी जो रेशियो निकल के आएगी KLM, तो इनकी रेशियो कितनी निकल के आएगी, 2:1। उनकी ओल्ड रेशियो है, यही इनकी सेक्रीफाइसिंग है, ये इनकी हुआ है। ठीक है जी, न्यू रेशियो है, तो एम किसके लिए आया, 1/4 के लिए आया। नाउ अब टोटल जो कितना पैसा अर्न किया है फर्म ने, टोटल अर्न किया 76,000। अब 76,000 को मोहन को कितना पैसा मिलना है, वो कह रहे हैं कि मोहन को हम कम से कम कितना पैसा गारंटी किया, 25,000 रुपया। और टोटल फर्म ने पैसा कितना कमाया 22-23 में, 76,000, 76,000। तो 76,000 इंटू 1/4, दैट मीन्स मोहन को कितना पैसा मिलेगा। तो 76 का हाफ कितना हुआ, 38। उसका हाफ कितना हुआ, 19। तो 19,000 मिलेगा, पर गारंटी कितना किया उनको, 25,000। कितना छोड़ रहे हैं, 6,000। 6,000 कौन कंपनसेट करेगा, वही कंपनसेट करेंगे जो ओल्ड पार्टनर्स है कविता और ललिता। इन विच रेशो, वो कह रहे हैं कि जो कंपनसेशन होगा इन द रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम कंपनसेट करेंगे सर। फाइन, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ओल्ड रेशो क्या था, 2:1, तो कंपनसेट भी इसमें ही होगा 2:1 में। तो कविता कितना कंपनसेट करेगी, 4,000 रुपया। तो एफिशिएंसी बोर्न बाय कविता क्या आएगा, 4,000 रुपया सर। While preparing the cash flow statements, question number 5, the purchase of goodwill is treated as a, जब हम चले चला को बिजनेस खरीदते हैं, जब उसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड गुडविल, है ना। सो ऑफ कोर्स दिस इज एन कैश फ्लो अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सर, है ना। दैट मींस यू आर इन्वेस्टिंग द मनी इन सम बिजनेस। द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम सर, तो कौन कौन से हैं इसमें, डाटा, रिपोर्ट, लेजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। सो सेकंड वाले में इसने पीपल ऐड कर दिया, थर्ड वाले में इसने चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऐड कर दिया। ठीक है, तो डाटा कोडिंग ऐड कर दिया। पहली गल तो बंदे बिना अकाउंटिंग कैसे होगी ऑनलाइन, बंदा तो चाहिए ना कमांड देने के लिए। तो या तो आंसर 2 है या 3 है, पहली बात तो ये है ना, जिसमें पीपल आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद इन दोनों में फर्क क्या है, डाटा, पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। फाइन, उसके बाद पीपल, प्रोसीजर, लेजर,
डाटा चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, सर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, बस हमें एक्यूरेट जो अप्रोप्रिएट आंसर है वही टिक करना है सर। तो उसका क्या आएगा, डाटा। ठीक है, तो डाटा, पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। आपको हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, पीपल चाहिए, डाटा चाहिए जो आपने इनपुट करना है, ठीक है, एंड यू नीड द प्रोसीजर सर। ठीक है ना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स तो सिर्फ और लाइक इट इज प्रोसीजर तो एक वाइडर एरिया में आप समझ सकते हो, चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज सम अ सब पार्ट ऑफ दैट प्रोसीजर सर। उसके बाद आगे मूव करते हैं। सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल सबसिस्टम डील्स विद, सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल किसके साथ डील करता है सर, सेल्स के साथ, सेल्स लेजर के साथ, रिसीवेबल्स के साथ, या बजट के साथ, सर बजट के साथ थोड़ा डील करता है। प्रॉफिट एंड लॉस, अरे नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं है। क्रेडिटर्स, अरे क्रेडिटर्स कहाँ से आएगा, तो बहुत सिंपल है, सेल्स के साथ ही आएगा सर। फाइन, द कॉमन फील्ड्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, इसका वर्ड याद कर लेना, की फील्ड्स बोलते हैं इनको सर। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट इज एज गुड एज सिमिलर अदर लायबिलिटी। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे सारे हम अपने एसेट्स लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बाकी सारी लायबिलिटीज लिख लेते हैं। जो पार्टनर्स लोन होता है वो अलग से डील होता है, वो जो नॉर्मल बाकी सारी लायबिलिटीज होती है वो तो रियलाइजेशन अकाउंट में डील होती है ना। फाइन, तो इसकी पेमेंट तो हम यहीं करेंगे ना, जो भी क्रेडिटर्स की हम पेमेंट करेंगे, तो नॉर्मली वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द कंपनी। तो स्टेप्स बताएं कौन कौन से सर। सबसे पहले कंपनी के लिए प्रमोटर्स अरेंज करने पड़ेंगे, मेमोरेंडम ड्राफ्ट करना पड़ेगा, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लाई विद करने पड़ेगी, आर्टिकल्स तैयार करने पड़ेंगे, इन सबको हम बोलते हैं प्रमोशन सर। पहली गल तो प्रमोशन करना पड़ेगी सर, तो प्रमोशन सी कौन सा है, तो यही है, तो ऑप्शन भी नहीं है, तो सी बनेगा। फाइन, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन, कंपनी अपनी रजिस्टर कराएंगे। फाइन, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपनी फ्लोट करेंगे। फ्लोट करने का मतलब क्या होता है, जब मार्केट से पैसा रेज किया जाता है, व्हेन कंपनी जो प्राइवेट हैंड्स में होती है, जब वो पब्लिकली मार्केट में पैसा रेज करती है, पैसा रेज करने को फ्लोटिंग बोलते हैं सर। फाइन, सो एंड में क्या करेंगे, बिजनेस कमेंस करेंगे। सो आंसर इज वेरी सिंपल, एक ही था जो सी से शुरू हो रहा था। फाइन, सो आंसर इज 4 सर। नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कैपिटल के बारे में। सबसे पहले क्या, आपको जो कैपिटल है वो ऑथराइज करवानी पड़ती है कि कितनी कैपिटल कंपनी इशू कर सकती है। ठीक है, ऑथराइज करवाने के बाद फिर आप कंपनी क्या करती है, अपना इशू करती है कैपिटल, फिर लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, फिर कुछ लोग क्या करते हैं उसको पे करते हैं, कुछ नहीं पे करते हैं। फाइन, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या करना पड़ेगा, यानी कि सी आएगा, ऑथराइज करना पड़ेगा। ऑथराइज यानी कि परमिशन लेना पड़ेगा। सेकंड, फिर उसके बाद कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को इशू करना पड़ेगा। फाइन, उसके बाद कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इशू करने के बाद लोग सब्सक्राइब करेंगे, दैट मीन्स सीबीए सर। फिर आप क्या होगा, फिर आप कॉल करोगे, पैसा मंगवाओगे लोगों से, कुछ पे करेंगे कुछ नहीं पे करेंगे, पेड वो सबसे लास्ट वाला है सर। फाइन, सो CBAED, सो CBAED, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, कैपिटल को अपना ऑथराइज करवाएगी विद लाइक, ठीक है, फ्रॉम दैट एमसीए और सेबी, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सबसे ऑथराइज करवाने के बाद कंपनी क्या करेगी, जो कैपिटल है उसको इशू करेगी। इशू करने के बाद क्या होगा, लोग सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद कंपनी पैसा मांगेगी, कॉल्ड अप कैपिटल होगा, फिर लोग पैसा देंगे, पेड अप सर। फाइन, उसके बाद वो कह रहे हैं डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग अमाउंट एंड बैलेंसेस। तो क्या क्या होता है उसमें, ओपनिंग बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिल डेट ऑफ डेथ। यस, जो कब कहना बैलेंस उसका है वो तो देना ही देना ना उसके उसको। ठीक है ना, जो पार्टनर डिसीज पार्टनर है, जो उसका ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है वो तो हम पे करेंगे ना उसको। जो उसने टिल द डेट ऑफ डेथ जो उसने कमाया है उसका जो शेयर है वो भी उसको पे होगा सर। हिज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व भी पे होगा सर। उसके जो ड्राइंग्स है वो भी एडजस्ट होंगे सर। फाइन, सो कैपिटल अकाउंट में क्या बैलेंस है, अमाउंट पे टू हिज एग्जीक्यूटर नहीं, वो अलग बात है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो सारा अमाउंट होती है ना, वो निकल के वो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा सर। फाइन, वो किसको चला जाएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट को। एग्जीक्यूटर अकाउंट फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, उसको पे कर देंगे सर। ठीक है ना, जो ये कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ना, रिवर्स होगा, जो उसमें जो एंट्री पड़ेंगी वो पहली 4 एंट्रीज पड़ेंगे सर। एग्जीक्यूटर अलग अकाउंट अलग खोलेगा सर। फाइन, सो दैट मींस ऑप्शन ए बी सी डी सर। ठीक है ना, ऑप्शन 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए कैश फ्लो निकालना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स रहेंगे सर। तो उसके लिए स्टेप्स क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, या कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशंस। नहीं, सबसे पहले आपको क्या करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंस जो आपको
एडजस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। जो नॉन कैश एक्सपेंस है उनको आप ऐड करोगे। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, तो पहले ई हो गया, फिर आपका ए हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन सर, कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ई ए बी, ठीक है जी। उसके बाद इनकम टैक्स पे होगा सर। उसके बाद क्या होगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट होगा, दैट मींस दिस इज योर आंसर, 3 इज योर आंसर सर, फाइन। उसके बाद आप क्या करोगे, इन्वेस्टिंग निकालोगे, फाइनेंसिंग निकालोगे, फिर उसके बाद टोटल निकलेगा, फिर ओपनिंग कैश फ्लो, जो ओपनिंग कैश बैलेंसेस होंगे या ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होंगे, जो फाइनल होगा फिर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी सर। पर उसने मुझे क्या पूछा था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सो दैट इज योर आंसर सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। नाउ आगे चलते हैं। Read the following information clearly and answer the following next 5 questions, sir. So revenue from operations 8,75,000, creditors given है, BR BP purchases debtors given है। पूछा क्या पहले मुझे, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी मैंने सेल्स की टर्नओवर है ना, तो टर्नओवर यानी कि सेल्स ऊपर आ जाएगा और ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, डेटर्स एंड बीआर, डेटर्स एंड बीआर, डेटर्स एंड बीआर। बट जो भी आंसर टाइम में आएगा ना, तो मुझे तो यहाँ पे एक ही टाइम दिख रहा है ना, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल टाइम पे टिक कर देती है। बस ये फॉर्मूला पुट करोगे, आंसर आ जाएगा आपको, 8,75,000 डिवाइड करोगे डेटर्स, डेटर्स कितना हो गया 59,000 एंड बीआर अपना ऐड कर देना 48,000, डू द कैलकुलेशन, 8.18 टाइम्स इज योर आंसर सर। उसके बाद एवरेज सिलेक्शन पीरियड, उन एवरेज सिलेक्शन पीरियड आपके पास देखो कैलकुलेटर तो है नहीं ना सीयूटी में, सो आपको करना क्या है, कलेक्शन पीरियड मतलब क्या है, मतलब कि अब मोटा मोटा समझिए, ये 8.18 है ना, तकरीबन तकरीबन 8 बार मेरा वो जो पैसा घूम रहा है, यानी कि कलेक्शन पीरियड क्या हुआ कि मैं अपने डेटर्स को उधारी बेच रहा हूँ और उससे पैसा ले रहा हूँ, उधारी बेच रहा हूँ पैसा ले रहा हूँ, उधारी बेच रहा हूँ पैसा ले रहा हूँ, ऐसे कितने बार हो रहा है, मोटा मोटा रफली 8 टाइम्स हो रहा है ना, 8 टाइम्स हो रहा है ना। अगर महीने में एक बार भी हो, 30 डेज के टेन्योर में, अगर 31 डेज के टेन्योर में एक बार भी हो, तो 12 चक्कर बनेंगे ना, तो 12 चक्कर बनेंगे तो 8 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। दैट मीन्स 30 भी तो वो आंसर है ही नहीं सर। अगर हर 30 डेज बाद मेरे पास पेमेंट आ रही होगी, मैं माल बेच रहा हूँ पेमेंट आ गई, माल बेच रहा हूँ पेमेंट आ गई, ऐसे अगर रिवॉल्व हो रहा है, तो 12 चक्कर बनेंगे, जबकि मेरा आंसर कितना आ रहा है, 8.8, 8.18, यानी कि 8.18 टाइम्स, ठीक है। 30 इज नॉट एन आंसर सर। 60 भी आंसर नहीं हो सकता, अगर 60 होंगे ना, तो रफली मोटा मोटा 2 महीने हो गए सर। अगर 2 महीने बाद मेरे पास पैसा आ रहा है, तो साल में 6 बार गेड़ा खाएगा, हर 2 महीने में मेरे पास पैसा आएगा, फिर पैसा आएगा, फिर पैसा आएगा, मैक्सिमम 6 गड़े लगेंगे साल में सर, ठीक है। तो 6 नहीं है आंसर, 8.18 है सर, 8.18। तो ना तो आंसर 30 है, ना ही आंसर 60 है, सो आंसर विल बी 45 डेज इन बिटवीन। उसके बाद कोई ऑप्शन है नहीं, 15 तो हो ही नहीं सकता, 15 में तो और डबल हो जाएंगे, है ना, हाँ ठीक है ना, और ज्यादा बन जाएंगे जो रोटेशन पीरियड होगा उसका। सो दैट मीन्स आंसर इज 45। उसके अलावा अगर आपको नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, इतना टाइम नहीं है वहां पे फॉर्मूला लगाने का, ये ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप इसको सिंपली इस फॉर्मूले के डू द कैलकुलेशन, आपका आंसर आ जाएगा, इट विल बी रफली 45 डेज, फाइन। नेक्स्ट आ गया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या रहता है, उसमें क्या होता है, जो परचेजेस अपॉन क्रेडिटर्स एंड बीपी सर। परचेजेस कितने हैं मेरा सर, उसमें परचेजेस कितना आया मेरा, परचेजेस अपॉन क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल सर, फाइन। उसके बाद परचेजेस कितने की बने, 4,20,000, ठीक है जी। उसके बाद क्रेडिटर्स कितने गिवन है, 90,000, प्लस बीपी कितना गिवन है, 52,000, 52,000 सर, ठीक है। सो डू दिस कैलकुलेशन। तो अब क्या है, या तो देखो आंसर टाइम में आएगा, या तो आंसर 2 आएगा, या आंसर 1 आएगा, ये तो हो नहीं सकता। जो टर्नओवर रेशियो होते हैं ना, वो टाइम में निकलती है सर, ठीक है ना, कितना टाइम वो कर घूम रहे हैं उनका सर, फाइन। तो अब क्या हो गया, ये 9.40, 4,20,000, तो ये हो गया 1,42,000, ओके हो गया। तो 420 अपॉन 142, 14 3 42, 14 3 42, तो लगभग 3 टाइम्स हो गया, तो दैट मीन्स 2.96 टाइम इज योर आंसर सर, फाइन। सो बिकॉज यू डोंट हैव द कैलकुलेटर, सो थोड़ी सी ट्रिक भी लगानी है, थोड़ा टाइम सेव करना है, फटाफट कैलकुलेशन करनी है सर, फाइन। उसके बाद एवरेज पेमेंट पीरियड, फिर वही बात आ गई कि पेमेंट पीरियड कितना है ना, कितने में पेमेंट आ रही है। सो कहने का मतलब क्या है, आप मोटा मोटा मान के चलो कि पूरे साल में 2.96, और रफली 3 बार पेमेंट आई है, सिर्फ 3 बार सर। तो कहने का मतलब ये है कि रफली 3 बार पेमेंट आई है, यानी कि 4 4 मंथ के गैप के बाद पेमेंट आई होगी सर। सो आंसर रफली 4 मंथ, यानी कि 120 डेज के अप्रॉक्स आंसर आएगा सर, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी 132 और 133 तो बिल्कुल बिल्कुल भी मत करना सर। आपका आंसर या तो 121 है या 123 है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो कुछ नहीं, 365
सो ऊपर अपना आंसर कितना आया था 2.96, डू द कैलकुलेशंस, सो आंसर विल बी 123 डेज। फाइन, कैलकुलेशन कर लेना अपने आप, सो इट इज अ रिवीजन क्लास, दैट्स इट। फाइन, आई डू होप कि आप इतनी कैलकुलेशन कर लोगे। सो आगे मूव करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ये कौन सी रेशियो होती है सर? ये एक्टिविटी रेशियो होती है बॉस। और कितना टर्नओवर हो गया, फाइन। सो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और कैटेगराइज एज लिक्विडिटी रेशियो, नहीं लिक्विडिटी रेशियोज ये नहीं होती सर, ठीक है ना। लिक्विडिटी रेशियो कौन सी होती है? जो करंट रेशियो होती है, जो आपकी लिक्विड रेशियो होती है। सॉल्वेंसी रेशियो है, नहीं ये सॉल्वेंसी नहीं है। क्या प्रॉफिटेबल रेशियो है? कोई जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो है, नहीं। कौन सी रेशियो पूछे उन्होंने? टर्नओवर, यानी कि कितनी बार वो चक्कर घूमे, एक्टिविटी हुआ है। चक्कर घूमने का मतलब क्या है कि मैंने कितनी वजह से डेटा टर्नओवर रेशियो है ना, आई हैव टोल्ड यू कि मैंने माल बेचा उधारी और कितने बार मेरे पास पैसा आया। मैंने माल बेचा फिर उधारी, फिर मेरे पास कितना पैसा आया, ऐसे कितने बार वो लाइक टर्न ओवर हुआ है सर, चक्कर घूमा है उसका सर। उसके बाद आगे मूव करते हैं। जी के बी आर द पार्टनर्स रनिंग अ पार्टनरशिप फॉर द लास्ट 10 years, sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Post COVID, the firm was affected badly and started incurring losses. Okay. On 31st March 2023, they all decided to dissolve the firm due to the continuous losses. Fine. The capital balances were 4 lakh, 3 lakh, 2 lakh respectively, sir. The firm had the liabilities of rupees 80,000, cash balance 40,000 है, other sundry asset 8,50,000 की है। बाकी उसके अलावा क्या है, वो P&L बैलेंस है। पहले एक हल्की सी बैलेंस शीट बना ही लेते हैं सर, जो जो ये बोल रहे हैं। कैपिटल के बैलेंस कितने हैं? 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख सर। ठीक है जी। फर्म की लायबिलिटी कितनी है? 80,000। ठीक है, 4 से 3 7, 7 2 9, 9 ये कितना हो गया? 980 सर। और इसकी एसेट्स कितनी बताई है उसने मुझे? एसेट्स बताई है 850। कैश कितना गिवन है? 40,000। ठीक है, टोटल कितना आएगा इसका? 80। तो उसने कहा कि जो बाकी बैलेंस बन रहा है, ये कितना आ गया? 890। ये कितना आ रहा है? 980। बैलेंस कितना बच गया बॉस? 90,000 सर। ठीक है जी। ये P&L का डेबिट बैलेंस है, विच इज येट टू बी एडजस्टेड सर, वो अभी तक एडजस्ट नहीं किया हुआ उन्होंने। ओके, नेक्स्ट। तो एसेट रिलाइज 80% हो गया, लायबिलिटीज और पेड इन फुल एंड देयर वाज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ रुपीस 50,000 व्हिच वाज सेटल्ड फॉर रुपीस 40,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए? 30,000 व्हिच वाज पेड बाय द जी ऑन सॉरी, which was paid by the G on the behalf of the firm, sir. Okay. So what is the order of the dissolution of the firm? Followed by the G, K, and B. Dissolution by the agreement on the happening of certain contingency. By the notice or compulsory dissolution. सर आपको देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे कोविड आ गया, फर्म नहीं चली। अब यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ड्यू टू कॉन्टिजेंसी हमें फर्म बंद करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि हाँ, कोविड आया था, उसके बाद फर्म को थोड़े से लॉसेस होने लगे, तो हमें लगा कि फर्म चलाना अब इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, फर्म को बंद कर देते हैं। फाइन। सो इट इज एज पर आर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वंस विल बी द डिसोल्यूशन बाय द एग्रीमेंट। और जस्ट कोविड वर्ड देख के आप कॉन्टिजेंसी टिक मत कर देना सर। ठीक है जी। तो हम कोशिश कर सकते थे, 2-3 साल फर्म और भी चला के देख सकते थे, हो सकता कि प्रॉफिटेबल हो सकती, पर पार्टनर्स को लगा कि नहीं बंद करनी चाहिए, तो उन्होंने बंद कर दी सर। उसके बाद का डिसोल्यूशन में नोटिस है, क्या कोई लाइक लाइक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वाइज नोटिस दिया किसी पार्टनर ने? नहीं। आंसर इज नो। ठीक है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन में कोर्ट डिसॉल्व करा रही है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। सो इट इज अ डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सिंपल सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस आया है? 90,000 सर। फाइन। उसके बाद कह रहे कि बताओ कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ। तो मुझे ये बताओ पहले कि एसेट कितने थे? एसेट से 8,50,000 के, 8,50,000 की चीज कितने की बिकी है? वो कह रहे हैं कि 80% पे बिकी है ना। एसेट से रिलाइज एट 80%, दैट मीन्स 20% का घाटा खाया है ना, 20% का लॉस बियर किया है ना। तो 8,50,000 का 20% कितना हुआ? 850 का 20% कितना हुआ? 85 का कितना हुआ? 170 हुआ ना। ठीक है ना। 8,50,000 का जो एसेट्स है 80% पे बिक गया है ना, मतलब 100 वाली चीज 80 की बेचती, दैट मीन्स 20 कम की बेची है ना, तो 20% इज योर लॉस ना, दैट मीन्स 170 का घाटा हुआ है सर। उसके अलावा और क्या क्या खर्चे हो गए? एक तो 30,000 आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए। फाइन। उसके बाद आपको क्या हो गया? एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी कितने की? 50,000 की, वो 40,000 एक और पे करना पड़ गया सर। फाइन, 40,000 एक और पे करना पड़ गया सर। उसके बाद अ, ठीक है, तो कितना हो गया ये? 17 और 3 2 10, 2 40, 2 40 का लॉस आया। फाइन। और तो कुछ नहीं है इसके अलावा। नहीं, ठीक है, 30,000 का खर्चा हो गया, 40,000 की एक लायबिलिटी थी, वो मुझे पे करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि मेरा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, तो वो भी मेरा कहीं ना कहीं लॉस बढ़ाएगा सर। ठीक है, 240 इज लॉस। आगे मूव करें।
द एंट्री फॉर द रियलाइजेशन एक्सपेंस इन द above केस स्टडी विल बी, रियलाइजेशन की अगर हम खुद पे करते तो एंट्री के पास करते रियलाइजेशन टू कैश, पर अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन मेरा खर्चा है, सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मेरे खर्चे हैं, तो रियलाइजेशन जो नॉमिनल अकाउंट है वो तो डेबिट होएगा ही होएगा, बदले में मेरे बिहाफ क्या फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने पे किया तो वो पैसा पार्टनर को पे करना पड़ेगा, तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होगी, सो दैट मींस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसने पे किया है सर, पे किसने की है, ये पे की है जी ने सर, सो रियलाइजेशन टू जी। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म विल बी शेयर एंड बॉट बाय द पार्टनर्स इन विच रेशियो सर, जो एग्जिस्टिंग ये 90,000 का जो लॉस है ये कौन शेयर करेगा बॉस, सर ये ओल्ड पार्टनर शेयर करेंगे, दिस बिलोंग्स ऑफ द फर्म जा रही है ठीक है ना, इन द रेशियो ऑफ देयर ओल्ड जो भी है 5-3-2 की रेशियो इनकी जो है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, लाइब्रेरीज रन बाय द चैरिटेबल ट्रस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, और एन एग्जांपल ऑफ, सर चैरिटेबल है तो जाहिर सी बात है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर, इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव, इट इज नॉट एग्जांपल ऑफ पार्टनरशिप और द कंपनीज। उसके बाद द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सबसे मेन सोर्स क्या होता है, जो उनके जो मेंबर साथ में जुड़े होते हैं, जो उनको वो मंथली और ईयरली या जो टाइम बाउंड वो जो पे करते हैं, वही उनके लिए सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है, सो उसका नाम क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन फॉर द मेंबर सर। आगे करते हैं मैच लिस्ट वन लिस्ट टू, लो जी। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल इज योर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड शेयर कैपिटल ओके हो गया सर, रिजर्व कैपिटल क्या होगा, विल बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप सर, ठीक हो गया जी। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस एंड करंट लायबिलिटी क्या हो गया, जो पैसा मंगवाया है वो हो गया सर, फाइन, सो सिंकिंग फंड कहाँ शो करोगे, अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, सो वन क्या आ गया थर्ड, सो ए का आ गया थर्ड, सो आई आंसर हुआ, बी का हो गया आपका फोर्थ, और सी का हो गया आपका वन, और डी का हो गया आपका टू, डी का हो गया टू, बिल्कुल ठीक है सर। करंट लायबिलिटी है कॉल्स इन एडवांस, जो हम पैसा एडवांस ले लेते हैं शेयर होल्डर से, वो करंट लायबिलिटी है, ठीक है। सिंकिंग फंड विल बी शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, फाइन, सो इट इज अ फंड दैट विल बी शोन अंडर हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। एंड रिजर्व कैपिटल क्या होते हैं, जब कल को कंपनी का खुदा ना खासा वाइंड अप हो जाए, तब कोई पैसा जरूरत पड़ जाए तो अब हम कॉल कर सकते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल सर। शेयर कैपिटल क्या होती है कि लोगों ने सब्सक्राइब की अभी फुली पे नहीं की हुई, अगर हो सकता है कि फुली पेड भी हो, है ना, एज अ केस में भी, बट मुझे तो अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना तो मैंने कर दिया सर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अफेक्ट द रीवैल्यूएशन अकाउंट एट टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन पार्टनरशिप फर्म, क्या क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट को इम्पैक्ट करेगा, इंक्रीज इन एसेट्स बिल्कुल करेगा, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं, ये नहीं करेगा, जो कैपिटल है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, वो सारे उनके जो कैपिटल अकाउंट है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, एज द केस में भी जो डेबिट क्रेडिट होनी है। पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या पड़ेगा, जो इंक्रीज इन एसेट्स है, अगर वैल्यू वैल्यू ऑफ इंक्रीज एसेट्स इंक्रीज की अपना सॉरी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, या लायबिलिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, वो इम्पैक्ट करता है सर। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑफ द फाइनल अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, सबसे पहले क्या बनेगा बॉस, ट्रेडिंग बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, अ, ये बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा सर, उसके बाद क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, CBAD, उसके बाद बैलेंस शीट बनेगा ना, CBAD, सो आंसर इज फर्स्ट। उसके बाद विंडो ड्रेसिंग क्या होता है सर, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, जब हम अपनी बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करते हैं, फाइन, लाइक रेवेन्यू नहीं हुआ हुआ, इनकम नहीं हुई हुई, फिर भी हम लाइक एंट्रीज पा के फर्जी एंट्रीज पा के उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि मेरा कोई स्टेक होल्डर्स मुझसे नाराज ना हो, मेरे को शेयर के ऊपर जो मेरा शेयर प्राइस अगर लिस्टेड है फर्म, अगर मेरी कंपनी सॉरी लिस्टेड है तो उसका शेयर जो वैल्यू है उसके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, विंडो ड्रेसिंग करके थोड़ा जचाते हैं यार कंपनी तो कितनी सॉलिड है, वो एक्चुअली होती ही नहीं सर, फाइन। सो विंडो ड्रेसिंग की जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है, दिस इज बिल्कुल सही है ये, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स टू शो द बेटर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन देन द एक्चुअल वन, इतनी एक्चुअल पोजीशन अच्छी नहीं है बट फिर भी हमने इस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, जो हमारे रेवेन्यू नहीं हुआ हमने वो रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, जो हमारे खर्चे उनको हमने कम करने की कोशिश की, बेटर पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की है सर, ठीक है। सो लाइक डेप्रिसिएशन एक्सेस में रिकॉर्ड करना, वाइट टैक्स करना, ये कारण नहीं होता, कारण कुछ भी हो सकता है, कारण कुड बी योर शेयर मार्केट, कारण कुड बी योर स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, कारण कुछ भी हो सकता है उसके लिए,
ठीक है ना। डेप्रिसिएशन एक्सेस शो करना या किसी एंट्री को ऊपर थले करना, इट इज अ पार्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग की कंप्लीट पिक्चर क्या है? कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी एंट्री शेड करनी की जा सकती है उसके लिए, नॉट ओनली द डेप्रिसिएशन सर। एनी अदर एक्सपेंसेस कुड बी लाइक रिकॉर्डेड मोर और लेस एज द केस मे बी सर, जो भी करना है उसका। उसके बाद मैच लिस्ट विद वन लिस्ट टू सैलरी टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर से लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो तो हमको पे करना पड़ेगा, जो पे करना पड़ेगा तो वो तो पक्का पे करना ही होता है, irrespective ऑफ द फैक्ट कि whether firm has enough money or not, it has to be recorded, it is a charge against profit। ये तो होएगा। फाइन को बी का थर्ड है, यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर है सर। उसके बाद सैलरी टू अ पार्टनर, अगर हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो पार्टनर की जाहिर सी बात है कि कहाँ जाएगा वो। अब दो चीजें हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि द कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है। यानी कि जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है ना, वो तो कैपिटल अकाउंट में इम्पैक्ट होगी। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, फिक्स मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट भी खुला हुआ है, करंट अकाउंट भी खुला हुआ है। अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो एक ही कैपिटल अकाउंट होता है ना। तो दैट मीन्स अगर फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं तो जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है या फिर विड्रॉ होती है, सिर्फ वही इंपैक्ट पड़ता है। दैट मीन्स कैपिटल इंट्रोड्यूस कहाँ जाएगा? 4 का 1 जाएगा सर, डी का 1। तो यानी कि आंसर ये हुआ सर। फाइन, ए का क्या हो गया? 4। तो सैलरी टू अ पार्टनर, जाहिर सी बात है कि पार्टनर को सैलरी मिलेगी, उसका करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, हम डेबिट कर लेंगे अपना सर। ठीक है, कहाँ डेबिट करेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सर, नॉट द पी एंड एल अकाउंट। उसके बाद अगला क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स, तो उससे पैसा लेना है तो जाहिर सी बात है कि उसका करंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। जाहिर सी बात है सी का क्या हो जाएगा? 2 होगा सर। सी का क्या होगा? 2 होगा सर। सो दिस इज फाइन। आगे मूव करते हैं। विच द फॉलोइंग वुड अफेक्ट द रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ द पार्टनर्स। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर सर। सो देखते हैं। इंक्रीज इन एसेट्स, अरे ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा करेगा सर। इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी भी पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। यानी कि ए और डी तो पक्का है ही है सर। सो ए और डी। बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जो हमने एसेट्स रिकॉर्ड नहीं की या लायबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं है, वो भी इम्पैक्ट पड़ते ही पड़ते हैं सर। ठीक है। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सो आंसर वुड बी ए, सी एंड डी। सो आंसर वुड बी थर्ड सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। So in this question we have to match with each other. So क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स। परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जब कोई हमें टेंजिबल एसेट्स परचेज करे, दैट मींस वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट। फाइन। सो दिस इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइन। सो इशू ऑफ शेयर्स, इशू शेयर्स दैट मींस देयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंक्रीज इन करंट एसेट, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है। इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, decrease of current asset, decrease of current liabilities। marketable securities is cash and cash equivalents। so 1 का 3 हुआ, ए का 3 हुआ, बी का 4। फाइन। सी का कौन सा हुआ? 1 हुआ, और डी का कौन सा हुआ? 4 हुआ। दैट मीन्स मार्केटेबल सिक्योरिटी इज इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो अगर आई दे मैं मतलब कि आपको क्वेश्चन पर सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, बहुत इजी है। ठीक है ना। सो question number 33rd, which the following are correct in connection with the common size statements? Express as a percentage on the revenue from operations, yes। जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहां पे सेल्स को बेस मान के चलते हैं ना। तो बेस को वहां पे जो सेल्स होती है उसको हम 100 मान के चलते हैं, बाकी सारों को, बाकी सभी को उनके साथ कंपैरिजन करते हैं। फाइन। सो क्या ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है या ये वर्टिकल एनालिसिस है? सो बेसिकली क्या होता है जब हम कॉमन साइज बनाते हैं, तो कॉमन साइज में क्या होता है? देखो दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं। एक तो होता है कॉमन साइज, एक होता है कंपैरिजन। जो कंपैरिजन होता है वो विद 1 ईयर विद अनदर ईयर, 1 ईयर विद अनदर ईयर, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है सर। ओके। जो कॉमन साइज होता है वो वर्टिकल एनालिसिस होता है। सो ए हो गया, सी हो गया, एंड डी एज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑन टोटल एसेट। जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है, जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट का जो ग्रैंड टोटल होता है उसको हम 100 बेस मान लेते हैं, 100 बेस मान लेते हैं, तब हम कंपेयर करते हैं। सो दैट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑन द टोटल एसेट्स। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव होता है। वेयर यू कंपेयर 1 ईयर डाटा विद अनदर ईयर डाटा, दैट मींस इट इज अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। फाइन। सो आंसर इज ए, सी एंड डी। दैट मींस ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट सर। नेक्स्ट, calculate the resulting cash flow and state the nature of cash flow from the following information sir।
मशीनरी परचेज की है 3,50,000 की, चेक इशू की है। जब कैश फ्लो है तो हमने सिर्फ कैश फ्लो पे ध्यान देना है ना। बेशक हमारे पास एक एसेट आई है और दूसरी एसेट गई है। फाइन। सो हमारे पास यानी कि मशीनरी आई है और हमने चेक इशू किया, दैट मींस कैश आउटफ्लो हुआ है, पर हमने सिर्फ कैश आउट पे फोकस देना है। सो दैट मींस पहली बात तो कि ये 35,000 गए है। तो 35,000 गए है, सॉरी 3,50,000 गए है एंड इट इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सो आउटफ्लो हुआ है। सो दिस इज योर आंसर सर। फाइन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द प्रॉपर सीक्वेंस व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो सर। सो इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले क्या क्या गिवन है इसमें, नेस्टिंग गिवन है, फाइनेंसिंग गिवन है, ऑपरेटिंग गिवन है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इन द वर्किंग नोट। अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पहले आपको वर्किंग नोट बना के आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट मींस डी पहले आएगा। अगर डी पहले आएगा तो मुझे दिख रहा है कि नीचे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें डी पहले आएगा सर। सो डी पहले आएगा। सो उसके बाद क्या आएगा, ऑफ कोर्स फिर तो ए सी बी रह गया। तो साफ पता लग रहा है कि पहले ऑपरेटिंग बनाते हैं, फिर क्या बनाते हैं उसके बाद हम, फिर बनाते हैं इन्वेस्टिंग, फिर अंत में क्या बनता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर उसका जो टोटल लगा के उसके बाद जो ओपनिंग कैश है कैन कैश इक्विवेलेंट्स है वो ऐड करके जो बराबर किसके होता है वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर रहता है सर। नेक्स्ट, द एडजस्टमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द required for the valuation of the closing stock, over valuation of the closing stock, closing stock अगर ओवर वैल्यू हो ना, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग काउंट, अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया ना तो आपका जीपी बढ़ेगा। अगर इस साल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है ना तो इस साल के प्रॉफिट को रिड्यूस करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो इस साल का प्रॉफिट है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा होगा। अगर अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है दैट मीन्स उस साल का जो प्रॉफिट है वो कम हो चुका है। अगर वो कम हो चुका है मतलब इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक, देन यू हैव टू रेक्टिफाई दैट। दैट मीन्स जो नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है इट हैज टू बी इंक्रीज्ड। सो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। दैट मीन्स ए एंड सी, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट सर। उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन कौन सी सिचुएशन होती है, जब लोग शेयर्स अप्लाई करते हैं ज्यादा एज कंपैरिजन टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। सो व्हेन द नंबर ऑफ द शेयर्स अप्लाइड is more than the number of the shares issued, this is the situation of the over subscription. So if you have done the chapter share capital, so this is one of the most easiest questions sir, and wording sir. Next one, question number 38. Such 400 shares of rupees 50 each issued at par were forfeited for the non-payment of the final call of rupees 10 per share. 10 रुपए की नॉन पेमेंट हुई है, पेमेंट नहीं हुई यानी कि 50 रुपए मांगे थे तो 10 रुपए उसने पे नहीं किए, दैट मीन्स 40 उसने पे किए हुए हैं सर। ओके, और कितने शेयर्स हैं, 400 शेयर्स हैं। उसमें से हमने क्या किया, 45 रुपए के शेयर्स 45 रुपए के हिसाब से 45 रुपए में हमने वो शेयर्स री इशू कर दिए। तो हमने लॉस कितना खाया है, 5 का लॉस खाया। जो हमने पैसे ऑलरेडी रिकवर किए हुए हैं, ये जो लॉस है उसमें से एडजस्ट होगा। नेट मुझे कितने बच गए, 35 बच गए सर। ये जो 35 रुपए ना ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा सर। सो 35 इंटू 400, 35 इंटू 400 सॉरी। ओके, सो 35 इंटू 4, सो 70, 14,000 सर। फाइन। सो 35 दो 70, 70 दो 140, सो 1 लाख सॉरी 14,000, 14,000 sir. So next one is question number 39. When the debentures are issued at premium and redeem at premium, the journal entry will have the following combination sir. अगर आपने डिबेंचर प्रीमियम में इशू किए हैं और आपने रिडीम भी प्रीमियम करना है सर, जो आपने प्रीमियम पे इशू किया है तो वो तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जो आपने प्रीमियम पे रिडीम करना है वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम on redemption sir, because it's a liability that has to be booked at the time of the issue of the debentures. फाइन। सो उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिस्काउंट है वो आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और जो अमाउंट बैंक के साथ आपने रिसीव की है वो अपने को बैंक क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए का शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम पे इशू कर दिया, पर इसकी रिडम्पशन 10 रुपए एक्स्ट्रा करनी है, दैट मीन्स 110 पे अपने रिडीम करना है। सो राइट नो आपके पास कितने पैसे रिसीव हुए हैं, आपके पास कितने, अगर डिस्काउंट नहीं सॉरी यहाँ पे लॉस आएगा, तो लॉस आपको बुक करना पड़ेगा। नाउ और आपके पास बैंक कितना आया, आपके पास बैंक कितना है 105। फाइन। सो आपके डिबेंचर्स इशू किए हैं, डिबेंचर्स इशू किए हैं कितने का, 100 का। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया, 5। फाइन। सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपने रिडेम्पशन करनी है वो 10 रुपए में करनी है, ये आपकी 10 रुपए ये हो गए सर। फाइन। सो आप चेक कर सकते हो डेबिट कितना हो गया टोटल, 105 और 10 115 हो गया, और क्रेडिट कितना हो गया 100, 5 और 10 कितना हो गया, क्रेडिट हो गया सर। नो पूछ सके यार वो डिस्काउंट क्या हमने क्रेडिट करना है सर,
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा, यस लॉस डेबिट होगा सर। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा, यस जो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हुआ है वो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा सर। प्रीमियम का लिबिलिटी अभी बुक करनी पड़ेगी, अभी बुक करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन इज बी सी डी। उसके बाद इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? बी सी डी, यस आंसर इज फोर्थ। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं। सर दो तरफ आप देख रहे हो कि आपको मैचिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर आपको एक लाइक इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको तीन चार क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, या बिल्कुल सिंपल वन लाइन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फॉर फ्यूचर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स डू द अनदर मैचिंग सर। सर नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड विद शेयर्स आर फॉरफिट। अगर शेयर्स फॉरफिट हो गए ना, जो शेयर कैपिटल जो आपने कॉल की हुई है, फॉर एग्जांपल आपने 8 रुपए मांगे है ना, बंदे ने 6 दिए, 2 नहीं दिए, तो आपको 8 का 8 रिवर्स करना पड़ेगा जितना आपने मांगा हुआ है सर। दिए उसने, नहीं दिए, दैट डजंट मैटर। सो शेयर कैपिटल हैज टू बी डेबिटेड, कितनी जितनी आपने अमाउंट मांगी हुई है। सो ए का तो आएगा 4। तो ए का 4 तो मुझे बस ये दिख रहा है। आप चाहो तो अपना टाइम बचाने के लिए सीधा सेकंड पे मार्क कर दो, द आंसर इज करेक्ट। और हम आगे भी कर लेते हैं। जो शेयर्स फॉरफिट अकाउंट है, जो आपका पैसा आ गया उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, वो शेयर्स फॉरफिट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जिसको आपने पैसे तो आपके बन गए सर, जितने आपने फॉरफिट कर लिए, क्रेडिट विद अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स द कैपिटल। फाइन। उसके बाद कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर आपने डेबिट किया हुआ, दैट हैज टू बी रिवर्स्ड, बिकॉज अब पैसा नहीं आएगा आपके पास। ठीक है ना, सो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा विद अमाउंट नॉट रिसीव्ड। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपने ड्यू किया और रिसीव नहीं हुआ, देन इट हैज टू बी रिवर्स। देन जो इनकम आपने बुक की हुई है, दैट हैज टू बी रिवर्स। जो आपने वो एक्स्ट्रा जो क्रेडिट किया हुआ, दैट हैज टू बी रिवर्स। दैट मीन्स दैट हैज टू बी डेबिटेड सर। फाइन, सो द ऑप्शन इज सेकेंड सर, डी का आएगा 1 सर। फाइन, सो आगे मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिबेंचर। सो डिबेंचर कंटेक्स्ट में करते हैं, तो क्या क्या होगा इसमें, क्या क्या गिवन है? पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, पेमेंट तो सबसे अलग में होगी सर। सो क्रिएशन ऑफ डीआर, हाँ बिल्कुल। इशू ऑफ डिबेंचर्स पहले आपको सी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा द मोमेंट यू लाइक इशू द डिबेंचर्स। उसके बाद आप ऐसा ऐसा पर डीआरआर क्रिएट कर सकते हो। फाइन, दो चैप्टर करते हैं तो हम देखते हैं उसमें। आप चाहो तो एट वंस भी कर सकते हो, अलग में जाके, कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी रहती है। एनी हाउ, उसके बाद तो सी आ गया, तो सी का ऑप्शन पहले कौन सा है? अगर चाहो तो आप यहीं क्लिक कर सकते हो, अगर चाहो तो हम आगे भी देख लेते हैं। सो क्रिएशन ऑफ डीआर करना पड़ेगा, बी करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? रिडम्पशन ड्यू हो जाएंगे, पेमेंट एंड में होगी सर। सी बी डी है सर। नाउ, नाउ if a delay occurs beyond 8 days in refunding the subscription amount, failing to gather the minimum subscription from the date of closure of subscription list, the company shall be liable to the interest at the rate of 15%। अगर कंपनी के पास 90% सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव नहीं होती, तो कंपनी को जितना सारा पैसा शेयर होल्डर से कलेक्ट किया, दैट इज टू बी रिटर्न। ओके, वैसे जो रिटर्न करना होता है ना, वो विद इन 15 डेज में करना होता है। फाइन, अगर आपका 15 डेज के बाद रिटर्न होता है ना, तो आपको 16th डे को इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। बट आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना, फ्रॉम द 9th डे से करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1 तारीख को अपने लाइक इशू किया था ना, तो लाइक एक तारीख को जो आपकी कॉल थी वो बंद हो गई ना, फ्रॉम द लाइक डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन। कौन सी तारीख है? फॉर एग्जांपल 1 जैन है सर। फाइन, सो आपको क्या करना पड़ेगा? विद इन 15 डे। फाइन, सो विद इन 15 डे दैट मीन्स वो आपको 15 दिन के अंदर अंदर वो पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। पर अगर वो कॉल रिटर्न आप नहीं करते विद इन 15 डेज, तो आपको 16 तारीख से दिन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। एंड फ्रॉम द 9th ऑफ द डेट यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। फाइन, सो आपको प्रेशर किया जाता है कि आप पहले ही पे कर दो सर। कितना ब्याज पे करना पड़ेगा? 15% सर। A company can accept the calls in advance if authorized by सर। कुछ भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है ना, वो सब आर्टिकल्स में लिखी होते हैं सर। ओके, वो आर्टिकल्स होता है वो शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल के साथ ही बनते हैं, इट्स ऑफ कोर्स। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लॉजेस होती हैं, डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहते। मोटा मोटा एक आप कह सकते हो कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो बेसिक बेसिक बातें लिखी होती है उसमें सर। तो डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एवरीथिंग इज रिटन इन द कॉल्स इन एडवांस, दे आर रिटन इन द कॉल्स इन अपना सॉरी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सर, सॉरी। उसके बाद A, B, and C are the partners in the ratio of 3:2:1. C died on 1st July 2023. Okay. On this date, the final accounts were prepared for certain the profits. It resulted in the 1,75,000, 1,75,000 to the firm to give the effects. तो क्या करना पड़ेगा सर? अगर आपने फाइनल अकाउंट्स बना ही दिए, अगर आपने फाइनल अकाउंट्स बना ही दिए टू दैट डेट, ठीक है,
जिस दिन वो बंदे की डेथ हुई थी उस दिन आपने वो अकाउंट्स उसने आपने फाइनल कर ही दिए, तो कि तो आपको वो जो प्रॉफिट है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सर। अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या डलती है? जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम किस में करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड सर। क्रेडिट थोड़ा ना कुछ होता है सर। जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं P&L का बैलेंस वो रिवर्स हो जाता है, ओके, तो डेबिट हो जाता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वी विल नॉट यूज द वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ओनली फॉर द फाइंडिंग आउट द नेट प्रॉफिट। यू विल हैव टू यूज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर। नेक्स्ट, on the date of the admission of the partner, there was a balance of 45,000, 45,000 in the account of machinery. It was found that it was found it undervalued by 10%. सर क्या है, 45,000 रुपया मशीनरी का बैलेंस शो हो रहा है, पर वो कह रहे हैं कि ये 10% ना कम शो हो रहा है। सर ये अगर 10% कम शो हो रहा है ना, दैट मीन्स आपको इसको क्या करो, फॉर एग्जांपल मशीन का बैलेंस एक्स था, दैट मीन्स 100 था, पर ये कितना शो हो रहा है? 10 रुपए, 10% कम शो हो रहा है, 90% शो हो रहा है सर। फाइन, तो आप क्या करो, आप 45,000 को 90 के बराबर मान लो सर, और जो अपने प्राइस निकालना है जो उसका उसको रिवर्स कर दो, इंटू 100 कर दो सर। सर जो जिसके बराबर होता है ना उसको डिवाइड कर दिया करो। जैसे 45,000 बराबर है 90 के, उसको डिवाइड कर दो, रिवर्स कर दो इंटू 100 की, तो क्या आ जाएगा? 50,000 मशीन का प्राइस है सर। जिसके साथ डिवाइड करना होता है, जो जिसके बराबर होता है उसके साथ डिवाइड कर दो, जो अपने निकालना है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द 100 और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द एक्स एज वेल, ओके। सर जिसके साथ जिसके बराबर होता है उसको डिवाइड क्यों करते हैं? जैसे सर फॉर एग्जांपल उदाहरण तौर पे आपको 400 रुपीज के 2 kg एप्पल्स हैं, और आपको 6 kg एप्पल की कॉस्ट निकालनी है, तो ऐसे ही निकाल लोगे ना। तो 1 किलो एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी? 200, और 1200 क्या हो गए? 6 kg एप्पल हो गए सर। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 6 को यहाँ 2 के साथ रिप्लेस कर दूं, क्या आंसर आ जाएगा? नो सर, 400 रुपये बराबर है 2 kg के, मैंने निकालना है 6 kg। तो 6 kg के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू करना पड़ेगा। बेसिक मैथ, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, आपको पर यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी सर। सो बाय दैट वे, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। उसने लिखा है कि मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। दैट मीन्स मशीनरी की जो वैल्यू है वो 10% कम है ऑलरेडी। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 90। मीन्स आपको वापस इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर, ओके। सो द आंसर इज टू 50,000। द वैल्यू ऑफ द मशीन विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट इज एज 50,000 सर। ये बहुत पंगे लेते हैं सर एग्जाम में। कभी कभी लिखते हैं अंडर वैल्यूड बाय 10%, फाइन। कभी कभी कह रहे हैं कि डेप्रिशिएट कर दो 10% के साथ। तो अपने देखना है वो क्या कह रहे हैं, अंडर वैल्यू हो चुका है या करना है। नाउ डिविडेंड रिसीव, जब किसी कंपनी में निवेश करोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, तो उसके अगेंस्ट आपको जो डिविडेंड मिलेगा दैट इज आल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सर। फाइन, अगर डिविडेंड पे होता तो दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी सर, बट दिस इज अ डिविडेंड रिसीव, ओके। When you have issued the shares for your capital requirement, then you have to give the dividends. So that is, I can say, a financing activity. अगर आप पैसे में निवेश कर रहे हो and you getting the dividend, so this will be called as a investing activity, sir. Now, a partnership can have maximum 50 partners. This limit has been set up by the Indian Partnership Act 1932। नो सर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं लिखी हुई, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 है, वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है। उसके बाद कंपनीज मिसलेनियस रूल्स बने हुए हैं 2014 में, फाइन। उसका रूल नंबर 10 है, जो ये बात बोलता है कि 50 पार्टनर्स होने चाहिए। जो रूल्स बनाने की पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, जो एक्ट बनता है वो पार्लियामेंट बनाती है। मैं अगर बात कर रहा हूँ सेंट्रल एक्ट की, ओके। सर एक्ट और पाकने रूल्स में क्या फर्क होता है? सर जो एक्ट होता है उसमें मेन मेन प्रावधान लिखे होते हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, है ना, टैक्स का रेट क्या होगा, टैक्स कब लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कब चार्ज होगा, वगैरह वगैरह। अब टैक्स कलेक्ट कैसे करना है, आई कैसे फिल करनी है, ऑनलाइन जाएगी ऑफलाइन जाएगी, उसका रिटर्न का फॉर्मेट क्या होगा, ड्यू डेट क्या होगी फिल करने के लिए, सारी जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो सारा रूल्स फॉर्मेट में लिखा होता है। सो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डिफरेंट लाइक फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव रूल्स इशू किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सर, ओके। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल लॉज, सो जो कानून होता है, एक्ट होता है जो, ठीक है ना, वो बनाया जाता है पार्लियामेंट द्वारा। उसके बाद सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिक्वेंशियल कोड्स? सिक्वेंशियल कोड में सर ये जो एस जे है ना, ये तो निमोनिक है, दे आर नॉट दैट एग्जांपल ऑफ सिक्वेंशियल कोड सर, ओके। दे दीज आर ओनली द निमोनिक्स। आईटी अकाउंट थोड़ा सा कम आता है, पर इतना तो पता ही है, ये तो है ही नहीं, निमोनिक्स तो है नहीं सर ये इसमें, ओके। सो उसके बाद यूजिंग कोड CL001, सर ये CL001 होते हैं, उसमें ब्लॉक्स होती हैं ये,
ब्लॉक में आपको पता लग जाता है। हाँ नहीं सॉरी, दिस इज अ सिक्वेंशियल। ये 100 से लेके 191 है, ये ब्लॉक होते हैं सर, इसमें ब्लॉक बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ डीलर्स फॉर अ स्मॉल फर्म, जो डीलर्स के नाम है उसकी एक लिस्ट बनी होती है ना, ठीक है। सो जो सिक्वेंशियल कोड होते हैं, सो द आंसर इज वन सिक्वेंशियल कोड दिस CL001। इससे पता लग जाता है कि आगे सीक्वेंस कोड क्या होगा, अकाउंट जो खाता खुला हुआ है ऑनलाइन कंप्यूटर में उसका होगा CL002 003 लाइक दैट सर। उसके आगे, if there is no claim against workman compensation reserve, it is at dash time of the remission of partner। अगर कोई क्लेम नहीं है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। पहली बात तो वो क्रेडिट होगा सर, ठीक है ना, डेबिट नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब किसको होगा, जो कैपिटल रिजर्व, रिजर्व किसने क्रिएट किया, ओल्ड पार्टनर्स ने क्रिएट किया हुआ ना, तो ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान ही डिस्ट्रीब्यूट होगा वो, उनके इट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। न्यू पार्टनर को लेगा सर वो उसको। उसके बाद क्वेश्चन आ गया लास्ट, ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। दे डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ओके, सो पहले इनकी शेयर रेशियो क्या है, ए बी सी, इसमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। ओके, अब वो क्या शेयर कर रहे हैं, 1/3 1/3 1/3। पहले वो क्या एंजॉय कर रहे थे, 3/10 3/10 4/10 सर। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, 30 10 - 3, इसमें आ जाएगा 3 10, ठीक है, 1/3 1/3 1/3 3/10 3/10, ठीक है। 3 और 10 10 - 3, इसमें क्या आ जाएगा 7। ये क्या आ जाएगा 7/30 सर। फाइन, ओके। तो जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो कितनी है, 1/3 1/3 1/3। ओल्ड रेशियो कितनी है, 3 3 3/10 4/10। सो अगर आपको गेन और सेक्रीफाइस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो न्यू रेशियो है उसके माइनस कर देना पड़ेगा ओल्ड रेशियो सर। फिर इसमें कुछ गलत आ रहा है क्या, इसमें 1/30 आना चाहिए, 3 और 10 30 का 30 तकसीम 10 10 3, ये आएगा 9 आएगा बॉस यहाँ पे। ओके 1, तो सेम 1/3 -3/10, इसका भी क्या आ जाएगा 1/30। सो कॉमन सेंस है ना। पहले वो एंजॉय कर रहा था सर 3/10, 3/10 कितना होता है 30%। अब कितना एंजॉय कर रहा है वो 1/3, 1/3 कितना 33.3%, तो उसको तो गेन ही होगा ना पहले। तो अगर 3.33% का गेन हो रहा है तो इट इज इक्वल टू 1/30 सर। सर आपको कैसे पता कि 1/30 होता है, सर कुछ चीजें हमने मेमोराइज की हुई हैं। जैसे 1/2 50%, 1/3 33.3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.60%, 1/7 14.28%, ओके। 1/8 1/8 12.5% सर, 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 11 9.09%। सो वीक से लेके मोटी मोटी याद है सर। फाइन, सो प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाती है। सो नहीं तो परसेंटेज निकाल के देख लो और क्या। So the answer will be A gains 1/30, B gains 1/30, और जाहिर सी बात है कि उसने सेक्रीफाइस किया 2/30 का। सो दिस इज ऑल। ठीक था पेपर 2024 का हमने अटेम्प्ट किया। आई डू होप का अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। फाइन, सो अगर आपने कुछ पूछना है तो यू कैन व्हाट्सएप एज वेल। सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कोई और पेपर सॉल्व करके देखेंगे, सो आपको आइडिया मिल जाए सीयूटी के एग्जाम्स कैसे आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय श्री राधे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।